तो ये थी कमोडिटी मार्केट की सबसे बड़ी हेडलाइंस, लेकिन सबसे पहले कच्चे तेल और ऑयल मार्केट पर नजर डालेंगे। याद रखें, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता हुआ नजर आया। वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट इजराइल और ईरान के बीच वो भी बढ़ता हुआ नजर आया, जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया। उन्होंने कहा तेहरान को इवैक्यूएट करने के लिए, जिसके चलते करीब 2% की तेजी के साथ कच्चा तेल कारोबार करता हुआ। पिछले कुछ दिनों में काफी वॉलेटिलिटी दिखी है। पिछले हफ्ते 12% की तेजी दिखी थी और आज फिर एक बार करीब $73-74 पर बैरल के आसपास कच्चा तेल कारोबार करता हुआ। याद रखें, इसका इंपैक्ट प्रेशियस मेटल मार्केट पर भी दिखा है। सेफ हेवन बाइंग फिर से एक बार नजर आई। जियोपॉलिटिकल टेंशंस जब भी बढ़ते हैं, सेफ हेवन बाइंग नजर आती है और तभी कमोडिटी मार्केट में एक्शन दिखा है और प्रेशियस मेटल्स में फिर बार तेजी दिखी है। ग्लोबल मार्केट्स में सोने और चांदी में तेजी और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो एमसीएक्स पर भी सोना ऑल टाइम हाई लेवल्स पर कारोबार करता हुआ। लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से आपको क्या करना चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ कई सारे एक्सपर्ट्स शो पर जुड़ चुके हैं। ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल, केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया और कोटक सिक्योरिटीज के अनिंद्य बैनर्जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर ईटीना स्वदेश पर जुड़ने के लिए। अजय जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी और कच्चे तेल से पहले हम सोने और चांदी की बात करते हैं। सेफ हेवन बाइंग फिर से एक बार नजर आई। सोने और चांदी पर अब कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? नमस्कार शशि। देखिए, अगर हम पिछले 48 घंटे की बात करें तो काफी बड़ा मोमेंटम था। इनफैक्ट हम अगर शुक्रवार के सेशन की बात करें तो हमने जो जबरदस्त तेजी आती हुई देखी, उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि इजराइल और ईरान अब आमने सामने है। हालांकि सोमवार के सेशन में हमने एक नया चीज देखी कि डिस्पाइट के इवेंट कंटिन्यू चालू था, उसके बावजूद हमने सोने में और क्रूड में गिरावट आती हुई देखी। तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं चीजें शॉर्ट आउट हो रही है। जब अपन बात करें वही टाइम पे भी एक अपडेट ऐसा आ रहा है कि चाइना इशूड अर्जेंट वार्निंग टू इट्स सिटीजन लीव इजराइल इमीडिएटली। तो ये कहीं ना कहीं अगर हम देख रहे हैं कि ये जो अपडेट्स आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस में और ज्यादा वॉलिटिलिटी क्रिएट करेगा, क्योंकि अभी भी क्लैरिटी नहीं आ पा रही है कि वेदर सीज फायर होगा या नहीं होगा। तो मुझे लगता है जब तक ये क्लैरिटी नहीं है, मार्केट में एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी के साथ ही मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो गोल्ड की अगर बात करें, यस, 3450 के ऊपर जा नहीं पा रहा है, ना ही 3380 के नीचे जा पा रहा है। मार्केट भी देख रहा है कि कैसे कुछ नया कुछ समीकरण बैठ रहा है क्या। तो टाइमिंग मार्केट में फ्यूचर्स पे एटलीस्ट अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज कोई क्लियर व्यू नहीं है। हाँ, फिर भी ऐसा लग रहा है कि अगर एस्केलेशन नहीं बढ़ता है तो मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर मिल सकता है। उसी के चलते 99,000 का पुट लेके चलिए, 1200 में 900 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाओ, 1700 से 2000 का लेवल मिल जाए। अगर ये एस्केलेशन अगर नहीं बढ़ता है तो एक करेक्टिव डिप मिल सकता है, बट बड़ा एग्रेसिव पोजीशन मत बनाइए अगले 2-3 दिन तक, जब तक ये क्लैरिटी नहीं मिलती है। अग्रेसिव पोजीशंस न बनाने की सलाह सोने और चांदी पर ये राय आती हुई अजय जी से। लेकिन भाविक जी, आपसे भी पूछना चाहूंगी, आपकी क्या राय होगी सोने और चांदी पर? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देख, मार्केट काफ़ी फ्लूइड है, क्योंकि जैसे जी जी ने भी बताया कि फ्राइडे के बाद जो हमने देखा था तो काफ़ी वॉलेटाइल है, क्योंकि सिचुएशन जो अनफोल्ड हो रहा है वो अभी भी कोई कह नहीं सकता कि आगे जाके ये एस्केलेशन कम हो सकती है कि नहीं। हालांकि ईरान ने ज़रूर से कहा है अपने दूसरे गल्फ कंट्रीज़ को कि इमीडिएट करने के लिए, बट अभी भी इसराइल जो है वो कंटिन्यू कर रहा है टारगेट, और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो सोने और चांदी दोनों में तेजी है वो बरकरार है। मुझे भी लग रहा है कि आई थिंक काफ़ी वॉलेटाइल सिचुएशन है, जिसकी वजह से जो फ्यूचर है वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ऑप्शन थोड़ा ज़्यादा सेफ बेट रहेगा, बट अभी भी जब तक आई थिंक 96,000 के नीचे सोना नहीं जाता, तब तक मुझे लग रहा है एटलीस्ट बाय डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए दोनों सोने और चांदी में। चांदी भी अगर देखें तो लग रहा है कि शायद सोने के कंपेरेटिवली थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकती है। तो सोने में 96,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो इंट्राडे बाय कर सकते हैं 1400 के करीब, 1200 के स्टॉप लॉस से और 1800 का टारगेट। और चांदी में मुझे लग रहा है 1,06,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय कर सकते हैं 1200 के करीब, 800 के स्टॉप लॉस से, और 1900 का टारगेट रहेगा। जरिया सोने और चांदी पर और टेक्निकल व्यू हमने आपके सामने रखा, लेकिन फंडामेंटल व्यू भी एक बार ले लेते हैं। कोटक सिक्योरिटीज के अनिंद्य बैनर्जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिंद्य, मॉर्निंग। मैं आपसे फंडामेंटल व्यू लेना चाहूंगी सोने पर। हाँ, सेफ हेवन बाइंग फिर से एक बार लौटती हुई नजर आई, लेकिन मैं सिटी का एक रिपोर्ट पढ़ रही थी और उनका मानना है कि 3,000 रुपए पर आउंस से नीचे भी सोना फिसलता हुआ नजर आ सकता है।
क्या आपको लगता है कि ये सेफ हेवन बाइंग शॉर्ट टर्म या टेम्पररी होगी और शायद सेफ हेवन बाइंग कम होती हुई फिर से एक बार नजर आएगी? नमस्कार। ये सेफ हेवन जो होता है ये या आपका ऑयल या गोल्ड के लिए जनरली ऑयल में अगर कोई ऐसे ट्रिगर जैसे अभी का जो न्यूज़ फ्लो है वो ऑयल और गोल्ड के लिए दोनों के लिए पॉजिटिव है। बट ये जनरली जियोपॉलिटिकल टेंशन ड्रिवन जो बाइंग होता है वो सस्टेन नहीं करता है। जब तक ये इवेंट रहता है और रादर मैक्सिमम पैनिक रहता है तब तक सच बाइंग कंटिन्यूज। बट इसका जो रिवर्सल होता है वो भी काफी फटाफट होता है। तो इसके लिए हाँ अभी अभी फिलहाल ऑयल इज द मेन बैरोमीटर, क्योंकि ऑयल में जब तक अपसाइड है गोल्ड को भी वो खींचता रहेगा। तो 98,000 का एक अच्छा सॉलिड एक सपोर्ट है एमसीएक्स में। और जो हम लोगों को देखना है इस टेंशन में कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज जहां से करीब करीब 1/4 ऑफ द ग्लोबल ऑयल सप्लाई पास होता है उसमें कुछ एक्शन आ रहा है कि नहीं। क्योंकि वो एक चोक पॉइंट है। जैसे आपका आपका मलक्का स्ट्रेट है इन द इंडियन ओशन, वैसे ही स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज एक चोक पॉइंट है। वहां पे अगर ईरान कोई ब्लॉकेट करने का कोशिश करता है तो हो सकता है ऑयल प्राइसेस में बड़ा मूव आ जाए, क्योंकि $78 का टेक्निकली भी एक WTI में रेजिस्टेंस है। उसको वो ऑब्जर्व किया एज अ रेजिस्टेंस और वहां से अभी नीचे ट्रेड कर रहा है 8-9%। तो इसलिए इवेंट वाइज स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज का जो पार्ट है उसके ऊपर हम लोग को फोकस करना चाहिए। अगर वो मटेरियलाइज होता है थ्रेट देन वो वर्स्ट केस सिनेरियो बनेगा ऑयल मार्केट के लिए। ऑयल में बड़ा उछाल आ सकता है और उसके साथ गोल्ड और सिल्वर दोनों को खींचेगा ऑयल। सो ऑयल एक इंजन है अभी ये जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। गोल्ड और सिल्वर उसका बोगी है क्योंकि उसको जस्ट खींच के लेके जा रहा है। कई सारे फैक्टर्स, फंडामेंटल फैक्टर्स जिसके चलते कच्चे तेल में तेजी दिखी है और सेफ हेवन बाइंग भी लौटती हुई नजर आई। लेकिन कच्चे तेल पर एक फंडामेंटल व्यू तो हमने लिया, टेक्निकल नजरिया भी ले लेते हैं। रवि जी, आपसे पूछना चाहूंगी एमसीएक्स पर कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए अब ऑयल पर? अजय जी ये सवाल आपके लिए था। देखिए, अगर कच्चे तेल की अगर बात करें तो डेफिनेटली हमने जनवरी में $83 का लेवल देखा था, जिसके बाद 58 तक ब्रेंट नीचे आ गया था। फिर वापस हम 65-66 के ऊपर जाते हुए नहीं देख पा रहे थे। बट जिस ढंग से ब्रेकआउट आया, आई थिंक 78-80 इज न्यू नॉर्मल हम आते हुए देखेंगे। बिकॉज एक चीज समझिए कि बिल्कुल अंदर ने जिस ढंग से कहा कि ये चॉक पॉइंट बना हुआ है। अब यहाँ पे नया स्टेप्स क्या आता है अगले 48 घंटे में क्लियरिटी मिलते हुए दिखाई देगी। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि कच्चे तेल में थोड़ा बहुत कल जो एक लोअर सर्किट लगा था एमसीएक्स पे, ये दर्शाता है कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है सभी कंट्री द्वारा कि ये जो एस्केलेशंस है ये कम हो। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि जब तक प्राइजेस 6300 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, चांसेस है एक बार 6100 तक का पुल बैक मिले। बट टू अर्ली टू से राइट नाउ कि मार्केट कैसे मूव करेगा। तो मुझे लगता है कच्चे तेल के अंदर भी अगर चीजें सॉर्ट आउट होती तो कल हमने लोअर सर्किट आते हुए देखा, वैसा भी पॉसिबल है। बट आज मुझे लगता है 62-60 के करीब जून वायदे को बेचिए। 6100 तक का टारगेट मैक्सिमम डाउनसाइड लग रहा है जून वायदे के अंदर। ओवरऑल थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल ज्यादा रहेगा, तो बेटर वेट एंड वॉच करके चलिए। बट थोड़ा वीकनेस आज कंटिन्यू रह सकता है। इसी कमजोरी आज कच्चे तेल मार्केट में नजर आ सकती है। लेकिन इसके अलावा नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पर 1% से ज्यादा की तेजी दिखी है। 25 जून के फ्यूचर्स 324 के आसपास कारोबार करते हुए। भाविक जी, क्या राय होगी आपकी नेचुरल गैस पर? देखिए, नेचुरल गैस में दो फैक्टर्स है जो पॉजिटिव हुए। एक तो ये ईरान और इसराइल की जो कन्फ्लिक्ट है वो है, और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो यूएस में जो अभी वेदर फोरकास्ट है वो थोड़ी गर्मी दिखा रहा है, जिसकी वजह से आगे जाके कूलिंग डिमांड है वो नेचुरल गैस के लिए पॉजिटिव रहेगा। हमने पहले भी देखा था कि 297 से 325 327 का एक हर्डल है, वही हर्डल के करीब नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है। अगर मुझे लग रहा है कि 327 के ऊपर जाता है तो एक बार ब्रेकआउट आएगा 345 के करीब देखने के लिए। ओवरऑल आज के दिन भी मुझे लग रहा है कि जो बुलिश ट्रेंड जो हम 2 दिन से देख रहे हैं वो कंटिन्यू रह सकता है। तो 325 का जो कॉल ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा। 9.5 के करीब एक बार बाय कर सकते हैं 7.5 के स्टॉप लॉस से, और 13 का टारगेट रहेगा।
नेचुरल गैस पर, ऑयल एंड गैस की हमने बात कर ली, लेकिन अब इंडस्ट्रियल मेटल्स की ओर फोकस करते हैं। जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, एमसीएक्स पर जो रेट है वो आपके स्क्रीन पर आते हुए जिंक में हालांकि हल्की सी सुस्ती दिखी है आज के सत्र में, 251 के आसपास कारोबार करता हुआ। एल्यूमिनियम में भी हल्की सी सुस्ती, हालांकि कॉपर की बात करें तो 880 के आसपास कारोबार करता हुआ। तो इंडस्ट्रियल मेटल्स में एमसीएक्स के आज के सत्र में सुस्ती ही दिखी है। अजय जी, क्या राय होगी आपकी टेक्निकल्स पर? जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम कहां पर ट्रेड बनेगा? देखिए, पूरे मेटल पैक के अंदर अच्छी खासी रिकवरी बनी हुई है और मुझे लगता है जिस ढंग से सिटी की रिपोर्ट आई और पहले भी मैंने कहा कि पोजिशनली तो लॉन्ग टर्म डेफिनेटली कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम के लिए काफी साउंड है। बट जिस ढंग से बार बार में हम रिजेक्शन देख रहे हैं तो बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से मुझे लगता है यह बिकवाली करके चला जा सकता है। जहां पे कॉपर 880 पे बेची है, 885 का स्टॉप लॉस रखी है, 872 का लिमिटेड टारगेट का ध्यान रखिए कि पहले भी हमने 888 का हाई लगते हुए देखा, बट मार्केट उसको ब्रीच नहीं कर पा रहा, तो टेम्परेरी मुझे लगता है गिरावट है। वहीं जिंक के अंदर भी 253 पे बेचेंगे, 255 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 249 का छोटा टारगेट है। एल्यूमिनियम भी मल्टीपल ऑफ टाइम 245 से 240 के दायरे में ही है, तो इसी दायरे को मैं कैप्चर करना चाहूंगा जहां पे 243 पे बेचेंगे, 245 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 240 का टारगेट रहेगा। तो कुल मिला के आज थोड़ा सा मार्केट साइडवे टू नेगेटिव ट्रेड करता हुआ दिखेगा। नेगेटिव ट्रेडिंग इंडस्ट्रियल मेटल्स, बेस मेटल्स में नजर आ सकती है, ऐसी राय अजय जी से आती हुई। लेकिन अनिंद्या, मैं आपसे एक फंडामेंटल व्यू भी लेना चाहूंगी। पिछले हफ्ते या कुछ दिनों पहले अमेरिका और चीन ने अपनी डील साइन की, जिसके चलते चीन और अमेरिका से डिमांड बढ़ती हुई नजर आ सकती है। इस व्यू में चाइनीज इकोनॉमी पर किस तरह का इम्पैक्ट दिखेगा और क्या आपको लगता है इस ट्रेड डील के चलते अब डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी इन सभी इंडस्ट्रियल मेटल्स की? चाइना और यूएस के बीच जो डील है वो प्राइमरीली रेयर अर्थ सप्लाईज के ऊपर है। तो उसके ऊपर यूएस ट्राई कर रहा है कि चाइना जो एक सबसे बड़ा सप्लायर है ऑफ रेयर अर्थ, जो हर चीज में उसका एप्लीकेशन है, उसका सप्लाई थोड़ा सा इम्प्रूव हो। मुझे नहीं लगता है कुछ खास ट्रेड डील हो सकता है बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। और आज भी जो हेडलाइंस था कुछ देर पहले, उसमें भी अमेरिका का ये एक थ्रेटनिंग था स्टांस कि अगर चाइना इज नॉट विलिंग टू डू द डील, देन हो सकता है काउंटर मेजर्स लिए जाए। जो हम लोगों का ये व्यू रहा है कंसिस्टेंटली कि चाइना और यूएस के बीच एक हार्ड ट्रेड डिकपलिंग होगा, क्योंकि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी और ट्रेड डील दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो दैट इज द लार्जर बैकड्रॉप ऑफ द चाइना और यूएस का ट्रेड। बट फिलहाल आज जो चाइना से डेटा आया है, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा, उसमें रिटेल सेल्स पॉजिटिव है बट इंडस्ट्रियल एक्टिविटी काफी वीक है। तो जिसके कारण मैं केडिया जी से सहमत हूं कि इंट्राडे में हो सकते हैं कि बेस मेटल्स में एक पुल बैक आए नीचे की तरफ। कॉपर उसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है आउट ऑफ एल्यूमिनियम और जिंक। तो 870 872 के आसपास उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पे इसमें बाइंग किया जा सकता है इन कॉपर। बट एल्यूमिनियम और जिंक अभी भी वीक है। ये नजरिया इंडस्ट्रियल मेटल्स पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के पहले हम आपको बता दें ईटी नाउ स्वदेश की एक खास मुहिम, जहां पर किसान की आवाज ईटी नाउ स्वदेश तक हम लेकर आएंगे। स्क्रीन पर आपके लिए इस मुहिम, अब हर खेत की कहानी पहुंचेगी सरकार तक। ईटी नाउ स्वदेश की एक खास मुहिम किसान की आवाज स्वदेश पर, जहां पर खेती किसानी से जुड़ी हर परेशानी आप अपनी साझा कर सकते हैं। भेजिए अपना वीडियो और किसानों की हर शिकायत बनेगी हमारी मुहिम का हिस्सा। आपकी बात, आपकी आवाज मिलेगा पूरे देश का सम्मान, क्योंकि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, भारत की रीढ़ है। तो व्हाट्सएप नंबर आपके आपके स्क्रीन पर आता हुआ, जहां पर आप अपना वीडियो भेज सकते हैं, अपनी समस्या भेज सकते हैं और हम उसे ईटी नाउ स्वदेश की मुहिम में शामिल करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट पर नजरिया हमारा बना रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। इंडस्ट्रियल मेटल, सोने और चांदी और कच्चे तेल की हमने बात ब्रेक के पहले की थी, लेकिन अब एग्री मार्केट पर नजर डालते हैं और हमारे मेहमान ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, सबसे पहले आप बताएं आपके एग्री मार्केट के कॉल्स कौन से होंगे आज?
देखिए पूरे एग्री पैक की अगर बात करें तो वॉल्यूम थोड़े से जरूर कम है, लेकिन अभी भी जो मोमेंटम है वो बहुत ही अच्छा बना है। खास करके अगर हम मसालों की बात करें तो मसाले के अंदर हमने देखा है कि खास करके हल्दी, जीरा, धनिया, यहाँ पे मोमेंटम काफी अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले अगर हम जीरे की बात करें तो रिसेंटली प्राइजेस 20,000 के नीचे लुढ़कते हुए दिखाई दिए, बट आज कहीं ना कहीं एक बॉटम फिशिंग दिखाई दे रही है। तो 19,200 पे जीरे को लेके चलिए। 18,900 का स्टॉप लॉस रखिए। अपसाइड थोड़ा लिमिटेड ही है 19,600, बिकॉज कैरी ओवर स्टॉक बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं हल्दी की अगर मैं बात करूं तो हल्दी में मैं काफी बुलिश हूँ। रिसेंटली भी हमने 15,200 का लेवल छूते हुए देखा, फिर गिरावट आई। एरिया अंडर कल्टीवेशन में बढ़ोतरी जरूर है, बारिश भी अच्छी है, लेकिन हमारे पास जो कैरी स्टॉक है अगले 6 महीने के लिए वो काफी कम है, जिसके चलते मुझे लगता है ये तेजी जारी रहेगी। 14,300 पे लेके चलिए। 14,700 का इमीडिएट टारगेट है, बट आने वाले सेशंस में हम 15, 15.5 का लेवल भी देखेंगे। वहीं कॉटन सीड ऑयल के ऊपर नजर रखिए। अब तक जैसे तेजी बन रही थी तो आगे भी लॉन्ग टर्म व्यू बहुत अच्छा है, बट एक टेक्निकल पुल बैक मुझे लगता है कॉटन सीड ऑयल केक में आ सकता है, जहां पे जुलाई वायदे में 3230 पे बेचना है, 3270 का स्टॉप लॉस लगाना है, 3160 का एक छोटा टारगेट रहेगा। बट ध्यान रखिए मीडियम टर्म आउटलुक कॉटन सीड ऑयल केक का भी बेहतरीन है, जहां पे 3500-3600 के भी लेवल दिखाई देंगे। तो एज ऑफ नाउ मसाला और कॉटन सीड ऑयल केक ये आपके रडार पे रहना चाहिए। ठीक है। और भाविक जी, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या होंगे एग्री मार्केट से? जी, मुझे भी लग रहा है कि जैसे अजय जी ने बताया कि जीरे में एक बार बाय कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अच्छी खासी हमने करेक्शन देखने को मिली है, तो अभी यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। हालांकि अपसाइड भी लिमिटेड रहेगा, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कैरी ओवर स्टॉक ज़्यादा है, और इस बार जो चाइना है वहाँ पे यील्ड ज़्यादा है, तो शायद वो एक्सपोर्ट कर सकता है इम्पोर्ट के बदले, जिसकी वजह से हमारे यहाँ एक्सपोर्ट की जो डिमांड है वो काफ़ी कम है। करंट मार्केट प्राइस से ही जीरे में बाय कर सकते हैं 19,700 के टारगेट के लिए, और 18,700 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और हल्दी की भी बात करें तो हल्दी में भी अभी काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन यहाँ पे है। करंट मार्केट प्राइस से ही बाय कर सकते हैं 15,000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 13,900 का। तो हल्दी और जीरे दोनों में स्पाइस कॉम्प्लेक्स में बाय के रिकमेंडेशन है। ये तो खरीदारी की राय हल्दी और जीरे पर, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय जी, भाविक जी और अनिंद्या, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। लेकिन क्या सोने में अभी और तेजी बाकी है? सोने और चांदी में किन स्तरों पर एंट्री और एग्जिट के मौके बन रहे हैं? इस पर क्वांटम म्यूचुअल फंड के CIO चिराग मेहता से हमारे सहयोगी विश्वमोहन कुमार ने खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। सोने चांदी में जिस तरह की तेजी पिछले कुछ समय में बनी है, उसके बाद हर किसी का आकर्षण सोने चांदी को लेकर है, क्योंकि एक एसेट क्लास के तौर पर ये उभरा है। पहले हेजिंग के तौर पर इसे देखा जाता था, अब प्योरली एक एसेट क्लास बन चुका है। और इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है, चिराग मेहता हैं, CIO हैं क्वांटम म्यूचुअल फंड के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। सर, आपको क्या पसंद आ रहा है, सोना या चांदी, करेंट जिस तरह का सिनेरियो बन रहा है? अगर आप देखें तो हम एक पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन देखते हैं, और एसेट एलोकेशन के तौर पे सोना ही हमेशा ऊपर उभरा है, क्योंकि जब भी चांदी कभी अच्छा करेगी, चांदी जब भी अच्छा करेगी जब भी इकोनॉमी अच्छा करेगी, क्योंकि उसका इंडस्ट्रियल यूज़ 65% है। जैसे गोल्ड अलग तरीके से चलता है, चांदी इकोनॉमी के साथ चलती है। सो ओवरऑल चांदी एक वही एक्सपोजर देती है जो आपके इक्विटी और रिस्क एसेट्स देते हैं। सोना एक डाइवर्सिफिकेशन देता है। सो एसेट एलोकेशन के तौर पे अगर देखें तो सोना ही बेस्ट एलोकेशन है। वो एक आपको जो डाइवर्सिफिकेशन देता है, स्टोर ऑफ वैल्यू देता है, एसेट क्लास में एक पोर्टफोलियो में जो एक रोल निभाना चाहिए, और इंडियन इन्वेस्टर के लिए ख़ास तौर पे एक डाइवर्सिफिकेशन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि इंडिया में ग्रोथ है, वो आपकी इक्विटी आपको ग्रोथ देते हैं, मगर एक डाइवर्सिफिकेशन जो चाहिए पोर्टफोलियो में वो सोना आपको देता है। सो फ्रॉम एन एलोकेशन पर्सपेक्टिव आपको सोना ही अच्छा पोर्टफोलियो में निभाता है एक रोल। पिछले कुछ दिनों से चांदी की जो रैली चल रही है, उस वजह से लोगों का ध्यान चांदी की तरफ ज़्यादा जा रहा है। क्या लग रहा है, चांदी में ये रैली क्यों आई है, और क्या ये सस्टेनेबल है, और किस तरह की तेज़ी आगे भी दिखेगी? सो चांदी में उसका यूज़ थोड़ा सा बढ़ रहा है। ओवरऑल सप्लाई डिमांड अगर देखें तो वो थोड़ी सी फेवरेबल है चांदी के लिए, मगर हिस्टोरिकली अगर आप बुल मार्केट देखें चांदी में, तो 3 बुल मार्केट, बड़े बुल मार्केट आए थे, और तीनों में एक सस्टेनेबल फैक्टर कोई नहीं था। एक स्पेकुलेशन ज़्यादा था, जिस वजह से बुल मार्केट हमने देखे हैं। हंट ब्रदर्स की देख लिए आप तेज़ी, या रेडिट की तेज़ी देख लीजिए,
उसमें एक स्पेकुलेटिव फैक्टर था, कोई फंडामेंटल फैक्टर ऐसा कोई ज़्यादा नहीं था जो चांदी के भाव को बढ़ा रहा था। इस बार की तेजी में लोग कह रहे हैं कि फंडामेंटल फैक्टर भी काम कर रहा है, ऐसा है क्या? हर एक तेजी में बोलते हैं कि फंडामेंटल फैक्टर काम करता है, मगर ओवरऑल अगर चांदी में अब एंट्री और एग्जिट सही तरीके से अगर कर सके तो ही एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न दे सकता है। बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि चांदी बहुत वॉलेटाइल होती है, दोनों तरफ के मूव होते हैं, तो एंट्री एग्जिट अगर आपको मिल जाए ना और वो आपको करने आ जाए, फिर चांदी में आप एंट्री एग्जिट करते रहे। एब्सोल्युटली। सो एलोकेशन के तौर पे गोल्ड, अगर आपको एंट्री एग्जिट ट्रेड करना है तो चांदी एक मगर उसमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपने कहा वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, आपको रिटर्न्स अच्छे आ सकते हैं शॉर्ट समय में, मगर एट द सेम टाइम अगर एग्जिट ना करें तो जैसे बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया था 75,000 चांदी पे, राइट, वो लेवल वापस आने के लिए 5 से 6 साल लग गए थे वही लेवल आने के लिए। सो ऐसे तौर पे चांदी में आपको वो एक संभालना चाहिए। गोल्ड में ऐसे मौके बहुत कम आए हैं, देयर हैव बीन पीरियड्स ऑफ बेयर मार्केट, मगर वो शॉर्ट पीरियड तक रहे थे। और 180 में लेकिन आपने देखा था कि करीब करीब 9-10 साल लग गए थे टॉप पीक पे पहुंचने में, 96 में 7 साल लग गए थे, तो मगर उसके पहले की तेज़ी बहुत ज़्यादा थी गोल्ड में, और उसके बाद जो अभी फैक्टर्स उभर के आ रहे हैं बहुत सपोर्टिव है गोल्ड में। अभी गोल्ड में सुपर साइकिल चल रहा है क्या, मानते हैं आप? सुपर साइकिल नहीं, मगर जो भी फैक्टर्स हम देख रहे हैं ओवरऑल वर्ल्ड काफ़ी अंडर एलोकेटेड है गोल्ड में, राइट फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स टू इन्वेस्टर पोर्टफोलियोज। टोटल इन्वेस्टर पोर्टफोलियोज में 1-2% का एलोकेशन ज़्यादा से ज़्यादा है में। अगर थोड़ा भी शिफ्ट होता है, और कई सारे फैक्टर्स कह रहे हैं कि वो शिफ्ट अभी आना चाहिए, तो एक बड़ी तेज़ी आ सकती है गोल्ड में। एक बहुत ही क्रीडेंशियल हैंड्स आ गए हैं, सेंट्रल बैंक्स की जिस तरह की बाइंग हो रही है, लगातार जिस तरह की वो रेकलेस बाइंग कर रहे हैं, क्या लग रहा है आने वाले समय में क्या होगा, गोल्ड की चाल कैसी रहेगी, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो गोल्ड को ड्राइव करेंगे? क्योंकि चिंताएं काफ़ी ज़्यादा है, यूएस के डेट लेवल को चिंताएं हैं, स्लो डाउन की चिंताएं हैं, आपको और कौन से फैक्टर लग रहे हैं? सबसे बड़ा फैक्टर जो गोल्ड को ड्राइव करता है, एक ट्रस्ट ऑन द मॉनेटरी फ्रंट। अगर बैंकिंग सिस्टम, मॉनेटरी सिस्टम में अगर ट्रस्ट कम होता है तो गोल्ड में तेज़ी बढ़ सकती है। ओवरऑल हम आज से नहीं 2008 क्राइसिस से देख रहे हैं कि ओवरऑल डेट लेवल, डेफिसिट एंड डेट स्पेशली इन द यूएस बहुत अनसस्टेनेबल लेवल पे है, और ओवरऑल ओवर पीरियड बढ़ते आ रहा है। सो अगर यूएस की बात करें तो एक $1 ट्रिलियन के करीब उनके इंटरेस्ट पेमेंट्स है। सो डेफिसिट्स कहीं ना नीचे नहीं आ रहे हैं, और जिस तरह से पॉलिसी मेकिंग है, एक तो अनसर्टेन पॉलिसी मेकिंग में, और दूसरी तरफ कोई हम देख नहीं रहे कि एड्रेस हो रहा है डेफिसिट एंड डेट। सो ओवरऑल वो जो अनसस्टेनेबिलिटी है और पॉलिसी मेकिंग में नी जो पॉलिसी मेकिंग जिसे बोलते हैं, वो काफ़ी तौर पे है, वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं कम कर रहा है मॉनेटरी सिस्टम में टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, टुवर्ड्स द सेंट्रल बैंकिंग एक्सेट्रा, और उस वजह से गोल्ड में बाइंग जारी रहेगी। एक हम ट्रेंड देख रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिजर्व्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इनटू गोल्ड। जैसे आपने कहा कि सेंट्रल बैंक्स बहुत बाई कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि सेंट्रल बैंक्स रेकलेसली बाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं टुवर्ड्स फॉर द डॉलर, और वो गोल्ड में देख रहे हैं। सो ओवरऑल गोल्ड में आई थिंक डाइवर्सिफिकेशन या इन्वेस्टमेंट्स जारी रहेगी गोल्ड के अंदर, एंड दैट इज़ गोना बी अ बिग ड्राइविंग फैक्टर फॉर गोल्ड। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि गोल्ड और सिल्वर में गोल्ड क्यों एक प्योर एसेट क्लास है, और क्यों लोगों का भरोसा है, और आगे क्यों हम अंडर पेनिट्रेटेड है गोल्ड, और अभी भी काफ़ी पोटेंशियल है यहाँ पर आगे बढ़ने की और इन्वेस्टमेंट की। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।